Assalamu alaikum to all those who are watching me and listening me. This is सैयद मोहम्मद सिफ्तान और मैं आपको रिव्यू पोर्टल की प्रेस रिव्यू सीरीज में वेलकम कहता हूं। आप प्रेस रिव्यू नंबर 5 देख रहे हैं जिसमें हम 7th of June 2023 से लेकर 13th of June 2023 तक की तमाम मेजर इंटरनेशनल, नेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस रिव्यू को। सबसे पहली न्यूज़ जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से है। जी हाँ, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया लास्ट वीक कि ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 एंड 24 पाकिस्तान की इकॉनमी 3.5% ग्रो करेगी। ये उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी अपना एक नैरेटिव दिया और अपनी एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उनका ये अंदाज़ा है, उन्होंने ये तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी फिस्कल ईयर 2023-24 में 2% से ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। जी हाँ, लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान करंटली वाकई इकोनॉमिक डेवस्टेशन के दौर से गुजर रहा है और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात से गुजर रही है और तारीख की सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन भी इसी दौरान जारी है। और अगर दूसरी तरफ हम बजट 2023-24 को देखें तो उसमें पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने वादे तो बहुत बड़े बड़े किए हैं, जैसे 13% इंक्रीज इन द बजट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, 17.5% इंक्रीज इन पेंशंस एंड 30% इंक्रीज इन द पेज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। लेकिन ये सब तभी मुमकिन होगा जब हमारा जो अंदाजे के मुताबिक, जो पाकिस्तान की जो फाइनेंस कमीशन है उसके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान वो 24 अरब डॉलर जो दोस्त ममालिक IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर इंटरनेशनल इदारों और ममालिक से लेने हैं वो लेने में कामयाब हो जाए तो तभी ये सब मुमकिन है। अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन है इसका ऊंट नेक्स्ट ईयर और इस पूरे साल के दौरान जो रिमेनिंग 6 मंथ्स रहते हैं किस करवट बैठता है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द जॉइंट एयरफोर्स पैट्रोल्स ऑफ चाइना एंड रशिया। लास्ट वीक चाइना और रशिया की एयरफोर्स अपने 6th जॉइंट एयरफोर्स पैट्रोल पर मामूर थी और इस दौरान उनके फाइटर जेट्स साउथ कोरिया की एयर स्पेस के बहुत नज़दीक जा पहुंचे और साउथ कोरियन मीडिया के मुताबिक साउथ कोरियन एयरफोर्स भी इस दौरान हाई अलर्ट कर दी गई थी किसी भी मुमकिन खतरे से निमटने के लिए। लेकिन चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को क्लियर करते हुए बताया कि ये चाइना रशिया जॉइंट कोऑपरेशन प्लान जो है उसके अंडर मामूर के मुताबिक की गई थी और इसमें कोई ऐसा ख़तरनाक अज़ायम या कोई एस्केलेशन जो है वो मकसद नहीं था। ये एक्सरसाइजेज चाइना और रशिया ईयरली बेसिस पर करते ही रहते हैं। दरअसल बात यह है कि जब भी हम सुनते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया और ये जितनी फार ईस्ट कंट्रीज हैं इनका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है और यहाँ पर सबसे जो हॉट स्पॉट है वो साउथ चाइना सी है जहाँ पर सी बाउंड्रीज को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर राइवलरी चलती रहती है जो यहाँ पर कंट्रीज मौजूद हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगला हॉटस्पॉट जो है वो ताइवान है जिसकी सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन एयरफोर्स और नेवी हर वक्त वहाँ पर मौजूद रहती है क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन नेवी और एयरफोर्स ने अमेरिकन गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ ऐसे पैक्ट साइन किए हुए हैं जिसकी वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी हर वक्त इनकी मौजूद होती है और इनका एयरक्राफ्ट कैरियर वॉशिंगटन वहाँ पर खड़ा रहता है। तो हमेशा जब भी हम इस रीजन से रिलेटेड कोई न्यूज़ सुनते हैं तो वो अक्सर इसी तरह की किसी एस्केलेशन से रिलेटेड होती है जिसमें एयरफोर्स का कोई किसी एक एयरफोर्स का जहाज़ किसी दूसरे मुल्क की एयर स्पेस के बिल्कुल नज़दीक चला जाता है या इस तरह की डिफरेंट जो ख़तरनाक किस्म की न्यूज़ होती हैं वो हमें यहाँ से सुनने को मिलती रहती हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग द रोहिंग्या मुस्लिम्स। जी हाँ, बांग्लादेश पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहता है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट रोहिंग्या रेफ्यूजीज को अकोमोडेट करने में हेजिटेंट है या उन्हें अकोमोडेट नहीं करती। लेकिन लास्ट वीक बांग्लादेश ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि उनकी सरजमीन पर मौजूद रोहिंग्या रेफ्यूजीज को निकलने पर मजबूर नहीं किया जा रहा, ना ही अथॉरिटीज़ के तरफ से, लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से, ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसी मेजर्स ले रही है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस को इंश्योर कराया है कि इन फ्यूचर एंड इन प्रेजेंट नथिंग लाइक दिस इज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो न्यूट्रलिटी की न्यूज़ है। जी हाँ, अमेरिका ने हालिया पाकिस्तान में जारी पॉलिटिकल कशीदगी जो है, यानी पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसके बारे में जब वाशिंगटन में ये सवाल किया गया व्हाइट हाउस के तर्जुमान से कि उनका क्या स्टांस है पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने डायरेक्टली ये चीज़ कही कि वी आर रिफ्रेनिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान। यानी वाशिंगटन या वाइट हाउस इस बारे में कोई भी स्टांस नहीं लेना चाह रहा या नहीं ले रहा फिलहाल। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया में किसी भी मुल्क में जब कोई पॉलिटिकल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस या अपार्थेड सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके बारे में ज़ाहिरी बात है इंटरफेरेंस करता है या इंटरनेशनल फोरम्स पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। लेकिन इस दौरान यूएस से न्यूट्रल हो चुका है और देखते हैं कि ये न्यूट्रलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आखिर कब तक चलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम चाइना। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि मुसलसल दुनिया में ये मसला चलता रहता है कि कुछ लोग सोसाइटी में ज़रूरतमंद होते हैं और उनके पास कुछ स्किल्स मौजूद नहीं होते। लेकिन चाइना एक ऐसा मुल्क है जो पॉवर्टी को ख़त्म कर चुका है और पॉवर्टी को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकने में मुसलसल मुतहर्रिक है। जी हाँ, चाइना ने लास्ट ईयर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जिसमें चाइना ने 7.43 बिलियन युआन खर्च कर डाले और इनका मकसद ये था कि वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों को हुनर सिखाए जाएं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में, जिससे वो अपनी अर्निंग जो है उसको आसान बना सकें और उसको स्टार्ट कर सकें। ये एक हमारे लिए भी एक इसमें मौजूद लेसन है कि हम लोग डिफरेंट तरीक़ों से गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं जिसमें एड दी जाती है। जैसे हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रूरल सिंध और साउदर्न पंजाब में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुस्तफ़ीद होती है और अपनी माहाना ज़रूरियात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाले पैसों के ज़रिए पूरी कर लेती है। हालिया बजट में भी 50 अरब रुपए जो हैं वो इसके लिए मुख्तस किए गए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए। तो इस तनाजुर में मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें ज़ाहिरी बात है गरीब लोगों की जो है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मदद करे, फलाही रियासतों में ऐसे ही होता है। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इन 50 अरब रुपए को अगर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाकर इन ख़वातीन को मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में ट्रेन कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिलाई कढ़ाई ही सिखा दी जाए, तो एक पाकिस्तान इसके ज़रिए रेवेन्यू भी जनरेट कर सकता है और इन ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मिलने वाली रकम से भी ज़्यादा रकम हासिल करने में ये प्रोग्राम्स मददगार साबित हो सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ फ्यूचर में इस बारे में भी सोचें। स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ आएँ तो सबसे पहले जो न्यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका जिक्र हम पिछले प्रेस रिव्यूज़ में भी करते रहे हैं, यानी हम आपको बता रहे थे 11 तारीख को यूएफा चैम्पियंस लीग का फाइनल खेला जाएगा। जी हाँ, 11 तारीख को यूएफा चैम्पियंस लीग का फाइनल खेला गया और मैनचेस्टर सिटी इंटर मिलान को हराने में कामयाब हो गई। जी हाँ, तारीख में पहली मरतबा मैनचेस्टर सिटी चैम्पियंस लीग की विनर बनी और ये एक तारीख साज मौका था मैनचेस्टर सिटी के लिए। और मैनचेस्टर सिटी सिर्फ चैम्पियंस लीग नहीं जीती, इसके साथ साथ एफए कप और प्रीमियर लीग भी जीतने में कामयाब हुई, जिसकी वजह से इनकी ट्रेबल कंप्लीट हुई। अगर आप फुटबॉल में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा
कि ट्रेबल तब एक टीम जीतती है जब वो यूएफा चैंपियंस लीग यानी यूरोपियन चैंपियन बने यूएफा चैंपियंस लीग जीतने के बाद, और दूसरी तरफ वो अपने जो जिस कंट्री की वो टीम होती है, जिस कंट्री का वो क्लब होता है, वहाँ की जो डोमेस्टिक लीग होती है उसके डिवीजन 1 की चैंपियन बने, और उसके साथ साथ जो उनका एफए कप जैसे ब्रिटिश एफए कप है उसको भी जीते। और इस तरह अगर हम स्पेन में देखें तो स्पेन में कोपा डेल रे होती है, और दूसरी तरफ अगर हम इटली की बात करें तो उधर कोपा इटालिया होती है, और इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं, और इसमें तमाम डिवीजन्स की जो टीम होती हैं वो पार्ट लेती हैं। तो इन 3 ट्रॉफीज़ को जीतने में जो कामयाब होते हैं वो ट्रेबल जीतते हैं। तो मैनचेस्टर सिटी के जो कोच हैं पेप गार्डियोला, ही हैज़ won the treble for the second time, and for the first time in 2009 he won the treble with Barcelona। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मौका था पेप गार्डियोला के लिए भी। उसके बाद जो न्यूज़ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम इटली। जी हाँ, एसी मिलान के फॉर्मर ओनर सिल्वियो बर्लुस्कोनी, जो इटली के 4 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, एक बिजनेस टाइकून थे और इटली के मीडिया में रेवोल्यूशन लाने वाली शख्सियत के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो 12 जून 2023 को 86 वर्ष की उम्र में इस दारे फानी से कूच कर गए, यानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी हाँ, अगर हम उनका पूरा कैरियर देखें तो इट वाज फुल ऑफ स्कैंडल्स, और जैसे एक बिजनेस टाइकून का होता है, लेकिन इनकी जो खिदमात हैं इटली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने 4 दफ़ा वज़ीर आज़म की कुर्सी को संभाला, और इस दौरान इटली को डिफरेंट जगहों पर नए पैटर्न्स में लाकर रेवोल्यूशनाइज करने में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का एक अहम किरदार रहा। इसके साथ ही हमारा आज का प्रेस रिव्यू नंबर 5, जिसमें हमने 7 जून 2023 से लेकर 13 जून 2023 तक की मेजर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर किया, वो इख्तिताम को पहुंचता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रेस रिव्यू को देखने के बाद आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, या करंट अफेयर्स के मुतालिक आपकी नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट प्रेस रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और स्पेशली अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।